ये वाक़या है 23 और 24 जनवरी 1984 की दरमियाना रात का, जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर बीके नेहरू दिल्ली की रिहाइश पे सोए हुए थे। रात को लगभग 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर के घर से आ रहे दो ऑफिशियल्स ने उनको नींद से जगाया और उनके हाथ में एक 10 नुकाती प्रोग्राम, एक 10 पॉइंट एजेंडा उनके हाथ में थमा दिया। उनको कहा कि आप जम्मू जाइए और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को बोलिए कि 26 जनवरी सुबह 9 बजे रिपब्लिक डे की परेड से पहले पहले ये 10 पॉइंट इम्प्लीमेंट कर दें, वरना गवर्नर ने पूछा तो इन्होंने कहा उस सूरत में आप उनको डिसमिस कर देंगे अगर वो नहीं मानते। तो गवर्नर ने कहा कि अगर मैं डिसमिस ना करूं, तो इन्होंने इस बात का जवाब ना दिए हुए ये कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने ये गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया कि वो समझ लें कि उसके बाद क्या होगा। मेरा नाम जफ़र चौधरी है, आप मेरे साथ राजभवन की कहानियाँ सुन रहे हैं। सेंट्रल स्टेट के डायनामिक्स को अभी तक आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे और जो रियासत के अंदर का जो सियासी सफ़र रहा है उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। आज की कहानी में बराह रास्त आने से पहले मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ और कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको बताकर फिर एक अपनी पॉलिटिकल जो असेसमेंट है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे आपको थोड़ी बेहतरी हो जाएगी बाकी बात को समझने में। 1996 के जब इंतखाबात हुए थे तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 सीटें, 87 के हाउस में 56 सीटें जीती थी। यानी इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए 44 ही चाहिए थी, 12 सीटें उनके पास अजाफी थी। आने वाले कुछ महीनों में कुछ लोग जो जनता दल और बाकी पार्टियों में जिन्होंने इलेक्शन जीता हुआ था, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और इनके नंबर अब लगभग 62 के करीब हो गए थे। यानी करीबन करीबन 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी। तो लिहाजा अपोजिशन में कौन था आपके पास? 6-7 मेंबरान आपके पास कांग्रेस के थे और 6-7 मेंबरान बीजेपी के थे। तो कोई भी कानून, कोई भी बिल, बजट या कुछ भी आप असेंबली में लाएं, ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि अपोजिशन के पास इतने नंबरात आएँ कि वो आपके किसी कानून को असेंबली में ब्लॉक कर सकें। आपकी गवर्नमेंट को नंबरात इकट्ठे करके गिराना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने नंबर हैं। लेकिन बावजूद उसके फारूक अब्दुल्ला ने जो देवेगौड़ा की यूडीएफ गवर्नमेंट थी मरकज़ में, उनको भी सपोर्ट देकर रखी। उसके बाद यूडीएफ में ही इंद्र कुमार गुजराल की गवर्नमेंट थी, उनको भी सपोर्ट देकर रखी। 98 में जब वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, तो बावजूद इसके कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड उसके बिल्कुल खिलाफ थी, उन्होंने वाजपेयी की गवर्नमेंट को भी अपनी सपोर्ट दी। और 99 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर ने मोशन में वाजपेयी के खिलाफ वोट दिया और वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर गई, दिन क्या उन्होंने घंटों की देरी भी नहीं लगाई, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को पार्टी की हर पोस्ट से, पोजीशन से, मेंबरशिप से बिल्कुल फारग कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए सैफुद्दीन सोज के लिए पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये दोबारा जब इलेक्शन हुए 99 में, तो फिर बाकायदा तौर के ऊपर बीजेपी लेड अलायंस में, जो एनडीए अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा बना और उमर अब्दुल्ला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। क्रिटिसिज्म होता था बहुत ज़्यादा कि उमर अब्दुल्ला को मिनिस्टर बनाने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने ये सारी चीज़ें, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने ज़िंदगी के कुछ लेसन सीख लिए हुए थे और बहुत बड़ी कीमत चुका चुका कर उन्होंने वो लेसन सीखे हुए थे। फ़ारूक अब्दुल्ला उन दिनों हमेशा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ज़रूर कहते थे कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है, तो जो मरकज़ में सरकार है आपकी और उनकी दोस्ती होनी चाहिए, आप उनके साथ होने चाहिए। इफ़ मरकज़ सेंटर इज़ नॉट ऑन योर राइट साइड, तो आप जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने ये भी हमेशा कहते थे कि आप जम्मू कश्मीर में पावर में बने रह सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास फंड्स नहीं होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, मरकज़ की सपोर्ट नहीं होगी अगर मरकज़ की सरकार आपके साथ नहीं है। ये एक कॉन्टेक्स्ट। और फिर जो मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है वो ये है कि एवरी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी 1953 से लेकर आज तक, वो किन किन भी सर्कमस्टांसिस में वो पार्टी बनकर क्यों ना आई हो, अल्टीमेट उसकी कोशिश यही रहती है कि जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है उसके साथ उनका अलायंस होना चाहिए, तभी जाकर वो यहाँ पे कामयाब रह सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं जो हमारी आज की अपनी स्टोरी है। 1983 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी 46 सीटें और कांग्रेस ने जीती थी 26 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़्यादा सीट, 46 में से 39 सीट जो हैं वो कश्मीर वैली से थी, कुछ जम्मू से थी और एक सीट उनकी करगिल से थी। कांग्रेस की एक सीट लेह से थी, बाकी सारी जम्मू से थी और दो सीटें उनकी कश्मीर में थी। ये आप अपनी कैलकुलेशन जो है अपने हिसाब से ये कर लेना। यूं ही इनकी गवर्नमेंट बनी है फारूक अब्दुल्ला की यहाँ पे। तो जो लोग
कांग्रेस की अंदर की पॉलिसीज़ को जानते थे और जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनको वो समझते थे। वो सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करते थे, वो अखबार देख लेते थे कि फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट कल रात को गिरी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता था कि एफ़र्ट्स जो हैं, फ़ास्ट पेस्ड एफ़र्ट जो हैं, एक हंगामी सतह के ऊपर, जंगी सतह के ऊपर एफ़र्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए। बावजूद उसके कि उनको 39 नंबर टोटल चाहिए होते थे उस वक्त गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनके पास 46 लोग थे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट का डिसमिसल का जो है वो किसी भी वक्त पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि गवर्नमेंट डिसमिस हो जाए। ये बात है 83 की। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया कि जो देवीदास ठाकुर शेख अब्दुल्ला के साथ 1975 से लेकर 82 तक उनके साथ रहे, उनको फारूक अब्दुल्ला ने अब नाराज़ कर दिया था काफ़ी हद तक। जब उनको डिसमिस किया था, यानी जब नई गवर्नमेंट फारूक अब्दुल्ला ने बनाई उसका हिस्सा उनको नहीं बनाया था, तो उनको नाराज़गी नहीं हुई। उन्होंने यहाँ से अपना सामान वगैरह पैक किया, दिल्ली चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज थे 75 से पहले, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर गवर्नमेंट में शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि प्यारेलाल हांडू जो फारूक अब्दुल्ला के बड़े प्रिंसिपल एडवाइज़र होते थे और मिनिस्टर होते थे इनकी गवर्नमेंट में, अनंतनाग के ही रहने वाले थे। तो अनंतनाग में एक हाउसिंग कॉलोनी जो डी ठाकुर बतौर हाउसिंग मिनिस्टर बना रहे थे, उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ इंक्वायरी उनके खिलाफ बिठा दी। कहते हैं कि उनको इंक्वायरी से भी जो है कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जिस जज को इंक्वायरी दी उसके बारे में सबको पता था कि डी ठाकुर की और उनकी आपस में सिर्फ इतना ही नहीं है कि बनती नहीं है, बल्कि इतना भी है ज़ाहिर तौर पे कि उनकी आपस में दुश्मनी है। इससे आप डी ठाकुर एनॉय हो गए थे बहुत ज़्यादा, और फारूक की गवर्नमेंट को टॉपल करने में जो की रोल प्ले कर रहे थे वो उनके ब्रदर इन लॉ, उनके बहनोई थे जीएम शाह। अब डी ठाकुर और जीएम शाह दोनों जो है वो एक सफ़ा पे आगे हुए थे। ये मैं पहले ही बता चुका हुआ हूँ कि 7-8 साल तक डी ठाकुर और जीएम शाह एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, इतना उनके दरमियान आपस में जो है इतने वो कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए। ठाकुर अक्सर शाम को राजभवन में आया आया करते थे, चाहे वो जम्मू हो या श्रीनगर हो, और शिवास रेगल या ब्लैक लेबल के एक दो ड्रिंक्स जो हैं वो गवर्नर बीके नेहरू के साथ एंजॉय किया करते थे। नेहरू जब भी दिल्ली जाते थे तो इंदिरा गांधी उनसे पूछती थी कि आपको एक काम बताया हमने करने के लिए, वो किया नहीं। तो ये कहते कि देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं कैसे करके दे दूं। वो चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को इमीडिएटली टॉपल किया जाए। दो रीजंस थे, अगर पिछले एपिसोड से आपने गैदर किया हो। एक ये कि 83 के इलेक्शन में कांग्रेस चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़े, ताकि कांग्रेस पावर स्ट्रक्चर में बनी रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, कांग्रेस किसी भी सूरत में यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरा ये था कि 83 के इलेक्शन कैंपेन के लिए जब इंदिरा गांधी खुद आई हुई थी, तो कश्मीर में एक जलसा में इकबाल पार्क में जो पीछे बसें खड़ी थी उनके छतों से कुछ नौजवान लड़कों ने फिरन उठाकर अपनी बॉडी दिखाने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी को। उन लोगों ने फिरन के अंदर पैंटें नहीं पहन रखी थी। बहुत सारे मैंने सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने के देखे, इस वाक़या के चश्मदीद गवाह बहुत कम हैं, ख़ास करके इस लेवल के ऊपर चश्मदीद गवाह बहुत कम हैं जिन्होंने ये वाक़या होता हुआ देखा हो। लेकिन इसकी बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि ये इस तरह से हुआ। अब इंदिरा गांधी एडमेंट थी किसी भी सूरत में कि फ़ारूक की गवर्नमेंट इमीडिएटली डिसमिस होनी चाहिए। तो मनसूबा ये बना कि 13 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो डिफेक्ट करेंगे और कांग्रेस उनको अपनी सपोर्ट देगी। 26 और 13 हो जाएंगे 39। 78 मेंबरान असेंबली में यही एग्जैक्टली नंबर चाहिए था गवर्नमेंट बनाने के लिए, और ये कार्रवाई जो है इस तरह से सर अंजाम दी जाएगी। गवर्नर कहता कि आप लाएं मेरे पास 13 लोग। तो डी ठाकुर अब रोज़ शाम को जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, इसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है उनकी। आप कहते हैं कि आप 13 लोग लाएं मेरे पास, मैं अगर मुतमयन हूँ कि ये 13 लोग आपके साथ हैं और ऊपर से कांग्रेस भी आपको सपोर्ट दे देती है, तो मैं आपकी गवर्नमेंट बनाऊंगा, लेकिन मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा। वो प्रोसेस ये होगा कि जब मेरे पास ये 13 प्लस 26 कांग्रेस वाले, उनकी जब लिस्ट आ जाएगी, मैं चीफ मिनिस्टर को सम्मन करूंगा। मैं उनको बोलूँगा कि आपकी गवर्नमेंट अब मिनॉरिटी में चली जाए गई है, और मैं चीफ मिनिस्टर को अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप असेंबली कॉल कीजिए और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पोजीशन जो है वो प्रूव कीजिए कि क्या आपके पास 39 नंबर जो ज़रूरत है, जिनकी दरकार हैं, जो वो हैं या नहीं हैं। ये काम करने के लिए ये तैयार नहीं थे ठाकुर शाह और जो दिल्ली वाले, ये काम नहीं थे। वहाँ से पीसी अलेक्जेंडर, इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो कम से कम दिन में 2 बार फ़ोन कर दिया करते थे। आर के धवन भी एक बार फ़ोन कर लिया करते थे नेहरू को कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची। अब
ये नेहरू अड़े हुए थे इस बात के ऊपर कि भी मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, लेकिन वो भी उस दिन के बाद जिस दिन आप मुझे लिस्ट लाकर मेरे हवाले आप कर देंगे। अब लिस्ट कहाँ से आए? ये कहते हैं कि जी लोग तो तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है आप जब कहेंगे हम 13 लोगों को लेकर आपके पास आ जाएंगे राजभवन में, वो यहीं पे बैठेंगे। आपने फारूक की गवर्नमेंट डिसमिस करनी है, नई गवर्नमेंट को अपना स्वीयर इन करना है, उसको हलफबरदारी करनी है। ये लोग जब राजभवन में से बाहर निकलेंगे, ये 13 के 13 लोग मिनिस्टर बनकर बाहर निकलेंगे, तो तभी बात बन सकती है, वरना जो कश्मीर के अवाम हैं वो उनको जिंदा नोच डालेंगे। ये इस किस्म का माहौल, एक इमोशनल सपोर्ट फारूक अब्दुल्ला को ज़रूर थी उस दौरान, कि ये करना ही चाहते थे किसी भी सूरत में। उधर से फारूक की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी कि कुछ डेवलपमेंट्स मुल्क के बाहर हो रही थी, कुछ डेवलपमेंट्स मुल्क में हो रही थी, कुछ डेवलपमेंट्स कश्मीर में हो रही थी, जिसकी वजह से सेपरेटिज़म, छोटे मोटे जो वाक़यात हैं मिलिटेंसी के, वो भी आ रहे थे। और फारूक ख़ुद भी पूरी तरह से जो अपनी गवर्नेंस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। ये सारे एक इल्ज़ामात फ़ारूक के ख़िलाफ़ आयद किए जाते थे कि भी ये एक बंच ऑफ रीज़न्स है जिसकी वजह से फ़ारूक को सैक कर देना चाहिए। तो ये एक सारी चीज़ डेवलप हो रही थी। अब लेकिन गवर्नर अड़े हुए थे कि भी मैं यही प्रोसीजर ही फॉलो करूँगा। फिर जो मिस्टर सक्सेना थे आईबी के डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर में, और पीर गुलाम हसन थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और तीसरे लोग थे कृष्ण लाल आमला, और चौथे थे डीडी ठाकुर खुद, और पांचवें थे जीएम शाह, जिनसे गवर्नर हर दूसरे तीसरे दिन एक असेसमेंट ऑब्टेन करने की कोशिश करते थे कि मामला क्या है। तो इनसे एक बार उन्होंने अलग अलग लिस्टें मंगवाई कि आप बताइए वो 13 लोग कौन हैं। तो सारों ने अलग अलग लिस्ट लाई। वो जो पांचों लिस्टें हैं वो कॉमन नहीं थी, उनमें से सिर्फ 4 लोग थे जो सारी लिस्टों में अपीयर होते थे कि ये फारूक अब्दुल्ला से हट के जीएम शाह के साथ आने के लिए तैयार हैं। बाकी लोग सारी लिस्टों में कॉमन नहीं थे। इसका मतलब ये भी तुक्का लगा रहे थे, ये कंफर्म नहीं था, श्योर नहीं था कि ये कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें जो एक्सचेंज ऑफ मनी है वो भी काफ़ी तादाद में चल रहा था। उस वक्त जो है रेट इतने ज़्यादा नहीं थे हॉर्स ट्रेडिंग के, तो 2 लाख रुपए की बात चल रही थी। तीरथ राम आमला एक होटेलियर भी, और कई बार उनको जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया गया। वो फाइनेंस कर रहे थे सारी कैंपेन को। ज्ञानी जी जब तब प्रेसिडेंट बन गए हुए थे, ज्ञानी जैल सिंह, तो नेहरू ने उनके साथ बात कर रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह को बता रहे थे। ज्ञानी कहते कि की चल रहा है कश्मीर चो तू फारूक दी गवर्नमेंट टॉपल करने से मैं सुनिया बड़े लोगों को तुसी कितनी नहीं हाली तक। तो गवर्नर साहब ने भी ऐसे कैजुअली कहा, उन्होंने कहा जी कुछ पैसे वैसे का देख रहे हैं, लाख लाख रुपया 2-2 लाख रुपया रेट चल रहा है। ज्ञानी कहते नहीं यार की गल करना है, 2 लाख रुपया रेट कदों हो गया? कहते जी चल रहा है तो कोई गल नहीं, 2 लाख रुपया दे दो फिर की होता है। फिर कहते कि ज्ञानी जी ने पॉज लिया, चाय का कप लिया, कहता भजन लाल ने रेट सारे खराब कर दिते हैं, पहले लाख ही चलता सीगा। वो हरियाणा के थे लीडर, तो कहते वो उन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग में पैसा ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, तो कहते भजन लाल ने रेट ख़राब कर देते हैं। खैर एनीवे, ये सारा जो है सिस्टम इसी तरह से चलता रहा, लेकिन बाद में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। नेहरू कुछ हमदर्दी तो शायद फारूक अब्दुल्ला के साथ। फारूक ने 2-3 बार इस बात को एडमिट किया है कि नेहरू ने उनको अलर्ट किया था कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपके खिलाफ एक कंस्पिरेसी चल रही है, आपकी गवर्नमेंट को टॉपल किया जा सकता है। लेकिन फारूक ने कोई भी इकदाम नहीं लिए, इस इम्पेंडिंग क्राइसिस को रोकने के लिए कोई भी इकदाम उन्होंने नहीं लिए। बिल आखिर ये जो कांग्रेस की एक वो जो कोटरी थी इंदिरा गांधी को जो एडवाइस करते रहते थे, उनकी बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वो कहते थे कि अगर फारूक को वक्त ज़्यादा मिल गया तो उससे ये जो है ये सेटल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगा, और मुश्किल बन जाएगी, बाद में इसको टॉपल करना मुश्किल बन जाएगा। लिहाजा ये काम जल्दी से जल्दी जो है ये सर अंजाम दे देना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, जनवरी 1984 की बात है। दिल्ली में अब जो इम्पेशंस है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गवर्नर के साथ नाराज़गी भी हो रही थी। अलेक्जेंडर ने फ़ोन किया गवर्नर को, नेहरू को, उन्होंने कहा आप दिल्ली आ जाइए, आपके साथ बातचीत करनी है। 20 तारीख को ये दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि शायद 19 को ये दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने कहा था कि 20 को मीटिंग होगी। 4 दिन ये दिल्ली बैठे रहे, इनके साथ किसी ने कोई मुलाकात, किसी ने बुलाया नहीं, कुछ नहीं है। बिलाखिर 23 जनवरी को रात को 11:30 बजे इनको टेलीफोन आया। उसमें जी पार्थसारथी फ़ोन कर रहे थे, जो अब प्रिंसिपल एडवाइज़र थे इंदिरा गांधी के। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो आप तब तक ये सो चुके हुए थे, 11 बजे ये सो चुके थे। तो 11:30 बजे उन्होंने कहा क्या कर रहे हो नेहरू, क्या कर रहे हो?
उन्होंने कहा यार जो सारे शरीफ लोग हैं इस मुल्क के 11 बजे तक वो सो जाते हैं, मैं भी शरीफ लोगों की तरह सोया हुआ हूँ, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 11:30 बजे क्या कर रहा हूँगा। कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बैठो, मैं आ रहा हूँ, मिलने के लिए आ रहा हूँ मैं। नहीं, हम मिलने के लिए आ रहे हैं, हमने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो ये कहते हैं उनको यार हम करके क्या बात कर रहे हो अकबर बादशाह के स्टाइल में, सीधा बोलो ना कि मैं आ रहा हूँ। कहते नहीं मेरे साथ कोई और भी है। तो इन्होंने कहा कौन। कहता मैं उधर ही आके बताऊंगा मैं। ये आए इनके रेजिडेंस पे, जहाँ पे बीके नेहरू ठहरे हुए थे, कोई 12:30 बजे, पौने 1 बजे के करीब। तो इन्होंने एक मसौदा इनके सामने रखा, इनको एक चार्टर दिया कि ये आप जाइए जम्मू और जाके चीफ मिनिस्टर को बताइए कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए 26 जनवरी सुबह 9 बजे, रिपब्लिक डे की परेड से पहले पहले। ये बात कब हो रही है? 23 जनवरी के रात को 12:30 1 बजे के दरमियान ये बात हो रही है, और 26 जनवरी से पहले। वो चार्टर जो है वो कुछ लगभग इस तरह से लग रहा था कि जैसे 1953 से लेकर 1984 तक के कश्मीर के अंदर कोई अगर सेपरेटिस्ट फीलिंग है, कोई या कुछ भी जो हुआ है, वट एवर हैज़ गॉन रॉन्ग, उसको इन 48 घंटों के अंदर अंदर ठीक कर दो, इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑफ डीजीपी, के डीजीपी को हटाइए और नया डीजीपी बनाइए। ये कहते हैं कि यार आपको लगता है कि ये डूएबल है कि चीफ मिनिस्टर इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है 2 दिन के अंदर? इन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता, आप बताओ चीफ मिनिस्टर को करेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो वो जो उन्होंने 10 पॉइंट का चार्टर जो बताया हुआ था वो बड़ा डिसअरे में था, कुछ यहाँ की चीज़ कुछ वहाँ की चीज़, कुछ चीज़ों का कुछ बात बनती नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ वो करेगा, अगर नहीं करता है तो ये प्रिटेक्स्ट बना के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, और जो फारूक अब्दुल्ला है ही इज़ नॉट एबल टू कैरी आउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिहाजा उनको डिसमिस किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं फ़ारूक अब्दुल्ला को ना डिसमिस करूं, तो उन्होंने कहा चलो फिर आप वो समझ लो कि उसके बाद क्या होगा, तो वो चले गए। यानी वो एक मैसेज छोड़ गए गवर्नर के लिए कि अगर फ़ारूक अब्दुल्ला को आप डिसमिस नहीं करते हैं 26 जनवरी को, ये सारी चीज़ें होने के, अगर ये फ़ारूक अब्दुल्ला ये सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश नहीं करता है और आप उसको डिसमिस नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपको डिसमिस कर देंगे, आपको गवर्नरशिप से हटा देंगे। तो जाते जाते पार्थसारथी ने इनको कहा कि आपके लिए मेरी मज़ीद हदायत ये है कि आप एक दिन और रुक जाएं यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करवाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे इन सारी बातों की जो पेचीदगी और प्राइम मिनिस्टर की जो सीरियसनेस है वो कितनी है, उसके बाद आप जाएँ। इन्होंने कहा मैं गवर्नर हूँ रियासत का, और 26 जनवरी की सुबह मैंने सल्यूट लेना है, परेड की सलामी लेनी है, मेरा कम से कम एक दिन में पहले जाऊंगा तो तैयारी करूंगा इस चीज़ की, मैं सुबह किसी भी सूरत में वापस चला जाऊंगा। इन्होंने सुबह की सबसे पहली फ़्लाइट पकड़ी और जम्मू आ गए। यूं ही ये जम्मू पहुंचे थे, पीसी अलेक्जेंडर का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप इमीडिएट जो नेक्स्ट फ़्लाइट जम्मू से दिल्ली आ रही है वो आप पकड़िए और वापस आइए, और अब की बार फ़ारूक अब्दुल्ला को साथ लेकर आइए। नेहरू को एहसास हुआ कि ये तो ठीक ही कह रहा था रात को। खैर इन्होंने फ़ारूक अब्दुल्ला को साथ लिया और चले गए। देर दोपहर को शाम तक जो है कुछ मुलाकातें वगैरह हुई, और फ़ारूक अब्दुल्ला को जो रायट एक्ट है वो पढ़ के सुनाया गया, उसको वो चार्टर बताया गया कि आपको ये सारी चीज़ें करनी, और शाम को ये बताया कि कल सुबह यानी 24 तारीख को, 25 तारीख को आपकी मीटिंग होगी। ये अब 24 तारीख की कार्रवाई थी ये सारी, कि 25 तारीख को आपको पेश किया जाएगा होम मिनिस्टर सेठी के पास। बड़ी दिलचस्पी की बात है कि सेठी साहब थे जो होम मिनिस्टर थे, उनको सारे मामले का पता ही नहीं था। यानी जो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और अंदरूनी सलामती की बिना के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने की बात की जा रही है, होम मिनिस्टर को पता ही नहीं है, होम मिनिस्टर को लूप में रखा ही नहीं है, उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया होगा किसी बात में। यह सिर्फ मक्खन लाल फोतेदार, टिक्की भाई, जो दूसरे शख्स थे उनके साथ, जी पार्थसारथी के साथ रात को जो मिलने आए थे बीके नेहरू से, वो मुफ्ती सईद और 3 4 और लोग मिलकर ये सारा मनसूबा बना रहे थे। होम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। खैर होम मिनिस्टर के पास गए, कोई 11 11:30 बजे के पास के करीब होम मिनिस्टर के पास पेश किया गया चीफ मिनिस्टर को। तो उन्होंने वही कागज़ जो 23 जनवरी की रात को, वो हौच पौच सा कागज़ जो यहाँ वहाँ में जो डिमांड्स लिखी हुई थी, उसको एक अच्छे तरतीब में टाइप करवा के अपने साइन करके उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में दे दिया। बोला बेटा इसको इम्प्लीमेंट करो जल्दी से। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं करता हूँ। तो अब फारूक भी थोड़ा समझदार हो रहे थे, कन्फ्रंटेशन नहीं ली। आए बाहर तो उसके बाद एक और हुक्म आ गया कि आपकी 3 4 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। तो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया,
वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आपको सेठी ने चिट्ठी दे दी एक, तो उन्होंने कहा हाँ जी मुझे वो मिल गई है। तो कहते इसके ऊपर आप जाकर इमिडिएटली एक्ट कीजिए, तो वरना आपको पता ही है क्या है। तो फारूक ने कहा ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। ये उठकर आ गए। अब जब आए तो अब जम्मू कैसे पहुंचा जाए, तो उसको बोला पार्थसारथी को कि यार तुम तो कह रहे थे कि जहाज वहाज में पहुंचवा दोगे जम्मू, अब हम कैसे पहुंचे, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन रात को कहीं धुंध धुंध की वजह से रुक गई, तो सुबह कल रिपब्लिक डे की परेड है, हमने सलूट वगैरह लेना है, तो क्या बात की जाए। तो उन्होंने कोई खटारा सा एक बीएसएफ का जहाज़ जो है उसका इंतज़ाम करवा के 2.5 घंटे उस जहाज़ ने लगाए दिल्ली से जम्मू पहुंचने में। तो ये आए जम्मू। 26 जनवरी की सारे जो इवेंट्स हैं सारे गुजर गए। 4 बजे राजभवन में जम्मू में गवर्नर के घर में एट होम रिसेप्शन हुआ, उसमें भी चीफ मिनिस्टर की उनके साथ मुलाकात हुई, सुबह भी उनके साथ मुलाकात हुई। 27 जनवरी की सुबह असेंबली का बजट सेशन कन्वीन हो रहा था जम्मू में। बजट सेशन आपको पता है कि अगर बाइकैमरल हाउस होता है तो असेंबली और काउंसिल के सारे लोग इकट्ठे आते हैं सेंट्रल हॉल में, और उसकी कमेंसमेंट होती है गवर्नर के खुतबे के साथ। गवर्नर अपनी तकरीर करते हैं दोनों हाउसेस को, फिर वो चले जाते हैं वापस राजभवन। फिर असेंबली के लोग असेंबली में, काउंसिल के लोग काउंसिल में, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है उस दिन। उस दिन ज़्यादातर यही होता है कि जो लिस्ट ऑफ बिज़नेस है वो पेश की जाती है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के जो नाम हैं वो बताए जाते हैं। पैनल ऑफ स्पीकर्स, यानी अगर स्पीकर गैर मौजूद है तो वो 3 लोग कौन होंगे जो स्पीकर के बिहाफ के ऊपर आकर बैठा करेंगे। या पिछले सेशन और इस सेशन के दरमियान अगर किसी मेंबर की, किसी एक्स मेंबर की, या नेशनल लेवल के ऊपर किसी बड़े लीडर की, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी फिगर की अगर मौत हो गई है तो उसके लिए कंडोलेंस रेफरेंसेस वगैरह होते हैं। तो लिहाजा पहले दिन कोई बिजनेस खास होता नहीं है। अभी क्या हुआ कि जैसा गवर्नर का खुतबा ख़त्म हुआ, गवर्नर साहब राजभवन पहुंचे, तो पीछे से उसी दिन का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है वो आ गया। उसमें आइटम नंबर 1 रखी हुई है, कॉन्फिडेंस मोशन इन फेवर ऑफ फारूक अब्दुल्ला। ये दिल्ली से सारी कार्रवाई मानकर आ गए थे कि भी मैं करूंगा सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इनको आया कि यार ये कौन सी बात हुई कि ये कर दो, वो कर दो, डीजी को हटा दो, फलां काम कर दो, इसको जेल से छोड़ दो, उसको जेल में डाल दो, और ये करके तब आप बने रहोगे। मेजॉरिटी मेरे पास है, 46 लोग मेरे पास असेंबली में है, तो ये चीज़ कैसे हो सकती है। इन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को अब ये, क्योंकि मुसलसल कई महीनों से ये बात चली आ रही थी कि 13 लोग आपके जो है अंदर से बिगड़े हुए हैं, वो इनके साथ मिल रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया कि वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, ताकि पता चल जाएगा कि अगर इनके खिलाफ कोई लोग वोट देने वाले हैं तो वो आज ही वोट दे डालेंगे। अब क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो सडननेस के साथ आ गया, कांग्रेस के लोग हाउस को बाइकआउट करके चले गए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी लोग थे उन सब ने तो मोशन के फेवर में वोट डाला ही डाला। वो इतना एडवांस ऑल ऑफ ए सडन वो कैसे अपने आप को रिवील कर देते, ये भी, इसका भी फारूक को ये भी पता था कि क्या होगा, मेरी गवर्नमेंट टॉपल नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि मरकज़ इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा नहीं, और दूसरी बात ये कि इनके पास 13 लोगों का इंतज़ाम हो ही नहीं पाएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है ये तो फारूक अब्दुल्ला आराम से जीत गए, इन एनी केस जितना ही जीतना था। लेकिन गवर्नर इस बात को लेकर बहुत अनॉय हो गए, उन्होंने बहुत पर्सनल ले लिया। उन्होंने कहा देखिए 6-7 महीने से कितनी कोशिशें चल रही थी इसको टॉपल करने की, मैंने हर कोशिश को रिजेक्ट किया, मैंने इसको हर जगह बचाया, बेल आउट करवाया। परसों यानी 25 जनवरी की शाम को हम 2.5 घंटे दिल्ली से जम्मू तक इकट्ठे आए। पूरा दिन हम उसके पहले इकट्ठे थे, पहले दिन भी हम सारा दिन इकट्ठे रहे, यानी 24 को भी और 25 को भी हम इकट्ठे रहे। 26 जनवरी को हमारी 3 बार आपस में मुलाकात हुई है, और उसने एक बार भी मेरे साथ ये जिक्र नहीं किया कि वो 27 जनवरी को मेरे खुतबे के इमीडिएटली बाद मुझे इन्फॉर्म किए बिना वो ये मोशन लाएगा। तो लिहाजा उन्होंने गुस्से में आके एक चिट्ठी लिखी फारूक अब्दुल्ला को, जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कम्युनिकेशन होती है। उन्होंने कहा आपको 7 दिन का नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने जो इस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं आपने उनको बाईपास किया है, और जब असेंबली सेशन में इस तरह से लगी हुई होती है तो कॉन्फिडेंस मोशन जो ये बाद में खैर कानून बना था कि जब असेंबली सेशन में है तो आप अचानक से इस तरह से कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। लेकिन उसको भी सरकमवेंट करने के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं कि वो कानून एक ऐसा लाते हैं जिसमें मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। जब उनको पूरे वोट मिल जाते हैं उससे एक मैसेज चला जाता है कि लोग इनके साथ हैं, इनका जो बिल है वो लैक ऑफ मेजॉरिटी की वजह से इनका बिल ड्रॉप नहीं हुआ। गवर्नर ने एक तल्ख सा लेमेंटिंग लेटर फारूक अब्दुल्ला के नाम लिखा, इन्फॉर्म करने के लिए सेंटर को, पीसी अलेक्जेंडर को भी उसकी कॉपी भेज दी। वो ज़रूरी था गवर्नर के लिए।
क्योंकि 2 बार गवर्नर को पिछले 1 हफ्ते के अंदर सम्मन किया गया था दिल्ली, और उनको ये चार्ज दिया गया था कि आपने फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस करना है। अब जब सेंटर में पता चलता है कि 26 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने वो सारी चीज़ें नहीं की थी जो मरकज़ चाह रहा था उनसे, बल्कि 27 जनवरी को गवर्नर के खुतबे के इमीडिएटली बाद फारूक अब्दुल्ला ये कर रहे थे, कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे बिना किसी की इतला के, तो सेंटर में ये शक होना बिल्कुल जाहिर था कि गवर्नर इन्वॉल्व हैं। गवर्नर ने ही बल्कि जाते हुए इनको ये तजवीज़ दी होगी कि ये जो इमिनेंट डेंजर तुम्हारे लिए है, इससे बचने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि तुम ये काम कर लो, असेंबली में अपनी पोजीशन है उसको प्रूव कर लो। दिल्ली में जब चिट्ठी गई तो उन्होंने अब कुछ नहीं कहा। जो 24 घंटे के अंदर अंदर फारूक का डिसमिसल चाहते थे, अब वो खामोश हो गए। उन्होंने ना फारूक को कुछ कहा, ना गवर्नर को कुछ कहा। अंदर खाने बैठकर उन्होंने ये सोचा कि इस गवर्नर से होने वाली ये बात नहीं है, और फारूक का आपको इंतज़ाम जो है वो मुस्बत इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये ठाकुर की कोशिशें, ये शाह की कोशिशें, ये तीर्थरा मामला के पैसे, ये सारे रायगां जा रहे हैं। इसका कोई आप तगड़ा इंतज़ाम करके, और उसके बाद फारूक को अचानक से जो है ये सरप्राइज़ दिया जाएगा कि आपके साथ आपकी जो पाँव के नीचे से जो ज़मीन है वो खिसक चुकी हुई है। लिहाजा 21 मार्च को बुलाया इन्होंने, पीसी ने, अलेक्जेंडर ने फिर से बुलाया गवर्नर बीके नेहरू को कि आप दिल्ली आ जाइए। लास्ट मीटिंग आपको याद है कि 23 जनवरी की थी, जब वो कह रहे थे कि भी यार इसको डिसमिस करना है। तो गवर्नर ने कहा कि देखो, कानूनी पोजीशन उस दिन भी वही थी, आज भी वही है। असेंबली के फ्लोर के ऊपर उस दिन भी वही पोजीशन थी, आज भी वही है, और मेरा फैसला उस दिन भी वही था, आज भी वही है। आप मुझे बार बार दिल्ली किस लिए मीटिंग्स के लिए बुला रहे हो, इसमें से आप कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ज़ाती मामला मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, और अगर आप आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, ये 23 मार्च को दिल्ली गए और वो उनको ले गए, अपने एक अच्छी जगह के ऊपर बिठाया, ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर किए। शिवास रीगल मंगवाई थी उस दिन, 2-2 ड्रिंक्स लिए, और उन्होंने बताया कि आपका कोई प्रेफरेंस है कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं। तो ही वॉज टेकन अ बैक। वो इतने भी सरप्राइज़ नहीं हुए, उनको पता था कि भाई आप कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे पता है कि आप अब मुझे, आपकी भी पेशेंस मेरे साथ ख़त्म होगी, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से मैं करना नहीं चाहता। आप ऐसा करो कि मुझे, आप, मैं रिज़ाइन ही करूँगा। तो पीसी ने बताया, उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन करोगे, बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए हो जाएगी, और फिर आपके जो रिलेशनशिप है, आपकी कज़न भी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो और डिटेरोरेट होंगे। तो हम आपको किसी बेहतर स्टेट में भेज रहे हैं। तो गुजरात वाज ए लार्ज स्टेट कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, लार्ज स्टेट है, बॉम्बे के नज़दीक है, दिल्ली के और नज़दीक है, और ये कश्मीर वाले झमेले वहाँ पे नहीं है। तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई गुजरात में, जो अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, यानी 2-3 हफ्ते वो और रहे यहाँ पे, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई गुजरात में। तो इस दौरान उनको सख्ती से बोला जा रहा था, उनके रिश्तेदारों के ज़रिए, फैमिली के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, एल के झा के ज़रिए, पीसी अलेक्जेंडर के ज़रिए, आर के धवन के ज़रिए, उनको बोला जा रहा था कि आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना बनाएं, क्योंकि अब आपकी ट्रांसफ़र कर दी जा चुकी है, आप इमीडिएटली निकलें, राजभवन को छोड़ें, निकलें, ताकि हम अपने दूसरे मंसूबे को अंजाम दे सकें। तो इन्होंने कहा कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं फेयरवेल पार्टीज़ वगैरह, और मैं पुंछ में जाना चाहता हूँ, डोडा में जाना चाहता हूँ, मैं कुपवाड़ा में जाना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे 8-10 दिन का टाइम दे दीजिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलाया है, यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाया है, मैंने एज चांसलर उनके साथ काम किया, ये फेयरवेल पार्टीज़ वगैरह निपटा के मैं चला जाऊँगा। तो वो ज़िद कर रहे थे, तो फिर वो खुद प्राइम मिनिस्टर को एक दिन बताने गए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा चले ठीक है, 10-15 दिन है आपके पास, आप कर लीजिए। तो ये 1 सफदरजंग रोड, जो प्राइम मिनिस्टर का बंगला, वहाँ से ये निकल रहे थे, तो वहाँ से एक शख्स अंदर जा रहा था, और उसने इनको रोक कर कहा कि हेलो, माय नेम इज़ जगमोहन। तो इन्होंने कहा अच्छा 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 अच्छा, तो अब आप हैं टास्क मैनेजर, आपने वो काम अकम्प्लिश करना है जो काम मैं छोड़ के आया हूँ। तो जगमोहन आए थे, दूसरे गवर्नर, जिन्होंने रिप्लेस किया था बीके नेहरू को, और कितनी खुश उसलूबी के साथ कुछ ही दिनों के अंदर ज्वाइन करते ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया। वो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इससे जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। As always, many thanks.